हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 25 ऑफ द रेजोनेंस सीरीज। हम लोग रेजोनेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप इस नए चैनल पे नए हो तो पहले 1 to 24 पार्ट देख लो, फिर यहाँ आना। अगर आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है रेजोनेंस के बारे में तो अगर और सिर्फ जानना चाहते हो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में तो पिछले 2 लेक्चर्स देख लो। पार्ट 23 पार्ट 24 देख के फिर पार्ट 25 पे आओ, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन लेक्चर सीरीज की। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। ये आपका अपना चैनल, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात, रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर अब पूछा जाएगा, बताओ व्हाट विच हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। सबसे पहला देखो, जो मैं बोलता जाऊंगा एक एक शब्द नोट करते जाना। सबसे पहली चीज जो मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। क्या महामारी है? कि रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी से लेना देना है। देखो, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ाया क्या जाता है, कई जगहों पे मैंने देखा है बहुत से लोग गलत बता रहे हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये गलत है। इट मे बी और मे नॉट बी, ऐसे बोलो तो अच्छा है। रेजोनेंस एनर्जी may affect the stability or may not be related to stability at all. प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर हमें कंपेयर करने को बोला जाए तो रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी पे प्रभाव जरूरी नहीं पड़ेगा। पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। तो कई केसेस में ऐसा देखा गया रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है फिर भी स्टेबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। तो एक बात तो आपने ये नोट की कि रेजोनेंस एनर्जी डज नॉट गारंटी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी बात, कुछ कंडीशंस है रेजोनेंस एनर्जी के। ऐसे नहीं कोई भी सवाल में आप रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करोगे, और कंपेयर कर भी रहो तो ये जरूरी नहीं एक बड़ा है एक छोटा है। मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसी की ज्यादा है या किसी की कम है, ये आप गारंटी नहीं ले सकते। किन कंडीशंस में आप बात करोगे रेजोनेंस एनर्जी के कंपेरिजन की, देखते हैं। पहली बात कि मॉलिक्यूल्स जो आपको सवाल में दिए गए हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। दूसरी बात, ये सिर्फ हाइब्रिड के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल दिया और उसके कई इक्वल आरएस हैं, आपको इक्वल आरएस मैंने पढ़ाया हुआ, इक्वलेंट आरएस जो होते हैं, जो सिमिलर दिखने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उसके वही बन रहे हैं तो उन दोनों इक्वल आरएस की तो रेजोनेंस एनर्जी सेम हो जाएगी। तो फिर आप कंपेयर कैसे करोगे? तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो रेजोनेंस एनर्जी आप कंपैरिजन करते हो वो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए डिफाइंड है, रेजोनेंस के लिए डिफाइंड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये हो गई 2 कंडीशन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपका रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है वो हम देख लेते हैं। पहली बात, यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बढ़ सकती है। देखो, मैं हमेशा बढ़ सकती है, बढ़ेगी ये नहीं बोला, बढ़ सकती है। और बढ़ भी जाएगी तो ये गारंटी नहीं कि वो मॉलिक्यूल ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का या स्टेबल हो जाए, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर हाइब्रिड, मैं बता चुका हूं। वहां पे आपको डीलोकलाइजिंग पावर या रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर देखो तो नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन पॉजिटिव। ये बात भी हमने कई लेक्चर्स में कर रखी है रेजोनेंस के। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्वल आरएस। अब 2 हाइब्रिड दिए हुए हैं, एक का जो है इक्वल आरएस एक के 3 है मान लो, और एक के इक्वल आरएस सिर्फ 2 है, तो फिर उस केस में रेजोनेंस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसके 3 इक्वल आरएस है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे और मे नॉट रिलेट टू स्टेबिलिटी, बता चुका हूं। एंड रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। जितने ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स होंगे या बेंजोनॉइड टाइप स्ट्रक्चर होंगे या रिंग्स होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले इन पे फोकस करते हुए सारे सवाल लगाने वाले। आपके सामने मैंने सवाल लिख दिए और अब मैं इनको कंपेयर करके आपको बताऊंगा भी कैसे लगाएंगे इनको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये आपको दिया हुआ था 3, ठीक है। आपको बताना है कौन किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, कंपेयर करो, ऑर्डर बताओ। तो ऑब्वियसली यहां पे देखें तो यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा पाई बॉन्ड के साथ, यहां पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, यहां पे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएगा यहां पे, और यहां पे कोई रेजोनेंस में बाहर का एक्सटर्नल पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ना नेगेटिव कुछ। तो आपको मैंने ऑर्डर बताया क्या कि लोन नेगेटिव डोमिनेट्स लोन पेयर देन डबल बॉन्ड। तो यहां लोन पेयर और यहां डबल बॉन्ड या कुछ नहीं है, तो लोन पेयर की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी देन डबल बॉन्ड एंड देन कुछ नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, चलो ये देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां मोर कॉन्जुगेशन, मैंने बताया था मोर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहां पाई नेगेटिव पाई और यहां सिर्फ पाई और नेगेटिव है, तो यहां कॉन्जुगेशन ज्यादा, देयरफॉर मोर रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये समझ गए होगे। इन दोनों में भी यहां पे ज्यादा कॉन्जुगेशन, ऑब्वियसली यहां पाई प्लस पाई है और यहां पे पाई प्लस है, तो ऑब्वियसली सिर्फ यहां पे कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रही है, डेफिनेटली इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पे क्या हो रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या मैंने अभी जस्ट पार्ट 21 22 में से किसी एक में एक्सटेंडेड क्रॉस रेजोनेंस के बारे में बताया था, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस, उसका ये एग्जांपल है। यहां पे हो रहा है एक्सटेंडेड या लीनियर रेजोनेंस, यहां हो रहा है क्रॉस रेजोनेंस। आपको मालूम है ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा रेजोनेंस यहां पे होगी, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहां ज्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी भी यहां ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहां एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रही है, कंटिन्यूअस फैशन में यहां रेजोनेंस हो सकता है, बट यहां पे क्या है, या तो वो इधर जाके रेजोनेंस करेगा या वो इधर जाके करेगा, तो यहां पे थोड़ी डीलोकलाइजेशन एनर्जी कम हो गई है एज कंपेयर टू यहां पे। यहां कंटिन्यूटी है, यहां डिसकंटिन्यूटी है, तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन क्रॉस, देयरफॉर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा। इधर बात करें, अब देखो ये बड़ा वो वाला सवाल है कि ओनली फॉर हाइब्रिड वैलिड है। ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल के, देखो दोनों एक ही मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अलग अलग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिए इन्होंने, सेम मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए। मतलब क्या, अगर सेम मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी इनकी सेम रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट मॉलिक्यूल के होते तो अलग बात होती, पर सेम मॉलिक्यूल के है तो इनके सेम ही रहेगी रेजोनेंस एनर्जी, तो इक्वल साइन लगा दिया मैंने। यहां पे देखें तो बहुत आसान, यहां पे एनायन है और यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी डीलोकलाइज कर सकता था और यहां से ये भी डीलोकलाइज कर सकता है। आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है लोन पेयर से, तो सिंपल सी बात है यही आंसर होगा। और इस सवाल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जनरली जैम वगैरह में पूछा जाता है, आईटी जेई जैसे होता है ऐसे एक एग्जाम आईटी जैम है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि यहां पे इक्वल आरएस की बात करें तो पिरिडीन है ये और ये पायरोल है। पिरिडीन और पायरोल का मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं बेसिसिटी पढ़ाते समय, और यहां पे जो इक्वल आरएस बनते हैं, यहां पे 2 इक्वल आरएस है और यहां पे जो है इक्वल आरएस नहीं बन रहे, यहां पे जितने इसके बन रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप बना के देखोगे, वो ऑब्वियसली आपको बनाना पड़ेगा, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर आप बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ इक्वल आरएस ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे 2 इक्वल आरएस आ रहे हैं। डेफिनेटली मोर इक्वल आरएस, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन दिखा रहा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इक्वल आरएस ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो चाहेगा कि भाई कॉन्जुगेशन उस तरफ ज्यादा जाए। ठीक है, जैसे, लेकिन याद रखना स्टेबिलिटी से रेजोनेंस एनर्जी का लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। चलो अब मैंने आपको ये 7 क्वेश्चन कराए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं ये मिटा के, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते क्या है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, मान लो ये आ गया 8th क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे दे दिया और आपको ये ऐसे दे दिया, बताओ यहां पे क्या होगा। फिर से वैसे घिसे पिटे सवाल है, यहां पे लोन पेयर और यहां पे जब मूव कर सकता है, यहां पे ये पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, तो लोन पेयर और पाई में कौन जल्दी मूव करेगा, बता चुका लोन पेयर, तो ऑब्वियसली इसकी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी यहां पे ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चलो ये आप समझ ही गए होगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाँ अब आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे इन्होंने बेंजीन रिंग पे CH2 दे दिया माइनस, और ये क्या है, इन्होंने OH माइनस दे दिया। अब देखो, अब यहीं पे सारे बच्चे फंसेंगे, ये आ गया वो मायावी सवाल
अगर हम बात करें कि स्टेबल कौन है, तो याद रखना दोस्तों, आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से OH माइनस की जो एनर्जी है वो कम पाई गई, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा पाई गई है। याद रखना ये स्टेबल ज्यादा है। बट क्या यहां पे रेजोनेंस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो यहां रेजोनेंस एनर्जी एकदम नेग्लिजिबल है। इवन तो स्टेबल ज्यादा है बट इसकी रेजोनेंस एनर्जी नेग्लिजिबल है। और ये स्टेबल इसके मुकाबले कम है, पर काफी स्टेबल है, पर इसके मुकाबले कम है, लेकिन इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ एक्सटेंट या कॉन्जुगेशन ऑफ रेजोनेंस पे, जैसा मैंने बताया। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और भी देखो मैं फैक्टर्स बताऊंगा, पर ये अभी तक जितने फैक्टर्स बताए उन पे मैं सवाल करा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन चलो आपकी खुशी के लिए ले लेते हैं। ये मेरे से बच्चों ने पूछा था क्लास में, सर इन दोनों में कौन ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखता है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये क्वेश्चन कहीं उन्होंने देखा और उन्होंने इसका सवाल पूछा। एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि ये स्टेबल ज्यादा है। आप समझो मेरी बात, ये स्टेबल ज्यादा है। आप बोलोगे अरे ये एरोमेटिक है, नहीं। एक्सपेरिमेंटली जो यहां डेटा बता रहा है, ये बताया गया साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक सिस्टम। लेकिन यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, तो यहां पे भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, इवन तो ये स्टेबल ज्यादा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह जो आपके थर्मोडायनेमिक फैक्टर से देखा गया है कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक्सेप्शन टू एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी में भी आ सकता है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो ये आप समझ गए हो। 10 क्वेश्चंस आपने किए, टॉप 10 क्वेश्चंस। और भी अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जहां पे बेंजीनॉइड सिस्टम है, फ्राइज रूल लग सकता है, देखते क्या है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो क्या इसी में देखते हैं। तो चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये 3 कंपाउंड दिए, मैं बोला है रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा। देखो बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में कि ये सल्फर में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, बिकॉज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस काफी पावरफुल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इन दोनों में नहीं हो सकता। तो ये तो पक्का है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, कॉन्जुगेशन ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। इन दोनों में क्या होगा कि यहां पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन यहां पे डीलोकलाइज जल्दी कर देगा, अपने लोन पेयर से आसानी से डीलोकलाइजेशन में डाल सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसको इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की उतनी जरूरत नहीं जितनी ऑक्सीजन को है। तो ये जल्दी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा, ये जल्दी भेजेगा। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ गया है, देयरफॉर इट हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। सिंपल है। नेक्स्ट, इन दोनों में भी इसकी और रेजोनेंस एनर्जी क्यों ज्यादा है, बताओ क्या लगता है। अब बोलोगे ये क्या हो गया सर, यहाँ पे मतलब रेजोनेंस एनर्जी का यहाँ पे कैसा रोल है। तो देखो यहाँ पे आपको ओवरलैप देखना है, क्योंकि ये कार्बन देखो यहाँ पे ये 2p है, और ये जो p ऑर्बिटल में यहाँ पे भी इन्वॉल्व है पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी 2p ऑर्बिटल में, पर यहाँ पे ये 3p में, और ये कार्बन वाला 2p में। तो विच इज बेटर ओवरलैप, आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि बेटर ओवरलैपिंग देखते रेजोनेंस में और रेजोनेटिंग। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा। किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बेटर ओवरलैप है, 2p ओवरलैप, वेयर इट इज 2p ओवरलैप। समझ गए आप, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। जब भी रिंग के बाहर हो तो हम लोग ओवरलैप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। और नेक्स्ट, हाँ ये भी बचा, यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बताया कि रेजोनेंस एनर्जी जितने ज्यादा बेंजीन या बेंजोनॉइड या एरोमेटिक रिंग्स होंगे उसके प्रोपोर्शनल है जो रेजोनेंस एनर्जी, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ गया, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ गया। लेकिन अगर तो ये ऑर्डर तो समझ गए, लेकिन आपसे अगर पूछ ले रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, तो पर रिंग का ऑर्डर ये सबसे ज्यादा उल्टा हो जाएगा, मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे ज्यादा, फिर ये विद इन द सेम रिंग, क्योंकि इसको अपने रिंग में रहना है, तो यहां रेजोनेंस का एक्सटेंट पर रिंग ज्यादा होगा। और यहां पे जब वो डीलोकलाइज करेगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में देखे तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहां ज्यादा है, बट पर रिंग अगर बोले रेजोनेंस एनर्जी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पे बताना है रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डीलोकलाइज कर सकता है, इधर भी, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ डीलोकलाइज कर सकता है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा, देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा। सिंपल है। इन दोनों में ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर ये यहाँ एरोमेटिक सिस्टम मौजूद है, और एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा होता है, देयरफॉर मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी।
यहां पे बात करें बच्चों, क्या है ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक रेजोनेंस नहीं करेगा। नॉन एरोमेटिक में अगर कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस कर सकता है, करेगा भी, और इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगी, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस नील है। डेफिनेटली नॉन एरोमेटिक हियर विल डोमिनेट द एंटी एरोमेटिक। कैसे निकालते हैं एंटी एरोमेटिक वगैरह नॉन एरोमेटिक, उस पर मेरा लेक्चर आएगा आगे, और आपको पहले से ही आता है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फ्राइज रूल के ऊपर बेस्ड है। अब आप बोलोगे फ्राइज रूल क्या है? देखो होता क्या है, नैप्थलीन है ये, तो नैप्थलीन के पास आपको याद रखना है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 3 में से जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, मान लो 3 है, 1 2 3, और इसमें से एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वही इकलौता एरोमेटिक है। तो वन ओनली आउट ऑफ द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। आप देख सकते हो, मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूं, आगे हम लोग करेंगे भी, इस पे सवाल भी आते हैं, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अननेसेसरी फिर उस पर टाइम जाएगा। आप समझ जाओ, अभी के लिए याद रखो, नैप्थलीन में 3 RS है, बहुत कॉमन सवाल है, पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, कितने RS होंगे, नीट वगैरह में तक आ चुका है। तो ये एरोमेटिक है, इनमें से 3 RS में से एक ही एरोमेटिक है, और इसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हो यहां दोनों ही एरोमेटिक सिस्टम्स हैं इंडिपेंडेंटली। तो यहां पे हम बात करेंगे या इंडिपेंडेंटली, यहां पे एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा है, 2 है, यहां पे एक ही है, तो हम बोलेंगे इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा। तो ये फ्राइज रूल है। फ्राइज रूल क्या कहता है, जितने एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीनॉइड सिस्टम ज्यादा, उतना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, यही है फ्राइज रूल। तो आपने अभी सीखा ये सारे रेजोनेंस एनर्जी के कॉन्सेप्ट, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ये, और एक जगह लाके इसको रखना बड़ा चैलेंजिंग था। मैंने पूरी कोशिश की आपको जस्टिस कर सकूं आपके साथ, और जितना इंफॉर्मेशन दे सकता था सारे कॉन्सेप्ट मैंने रेजोनेंस एनर्जी के आपको दे दिए। आप बस इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, शेयर करो, आप बने रहो मेरे चैनल पे, ये आप ही का चैनल है, और आपके सपोर्ट से सब अच्छा चलेगा, मुझे मालूम है आप लोग इसको पसंद कर रहे हो, और आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम बढ़िया से इसी तरह से बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स ला के दूंगा, एकदम वन ऑफ इट्स काइंड, जिसमें आपको कुछ सही में कुछ सीखने को मिले। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एनर्जी का है, क्या हो रहा है कि ये जेई में या उसमें कम आता है, लेकिन आ भी सकता है, तो आ गया तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए आपको ये सारे सवाल टाइप के करा दिए गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और सवाल हो सकता था फ्राइज रूल पे कि एंथ्रासीन और फिनैंथ्रीन, तो फिनैंथ्रीन में भी आप देखो उसके भी RS में क्या होगा, 3 एरोमेटिक रिंग है, जबकि एंथ्रासीन में एक ही एरोमेटिक रिंग है, तो वहां पे फिनैंथ्रीन फिर जीत जाएगा, है ना। उस टाइप का मतलब सवाल, अब इसी का थोड़ा प्लस माइनस करके मॉडिफाई करते रहते हैं, और कुछ नहीं। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप बहुत दूर आ चुके हो, अब बस खत्म होने वाला है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस आएंगे, और फिर हमारा रेजोनेंस का जो श्रृंखला है ये खत्म हो जाएगा, और आप आजाद हो जाओगे। फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे चलेंगे, और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद फिर हम एरोमेटिक सिस्टम्स देखेंगे, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, डिटेल में सारे टाइप के सवाल करेंगे, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब में जो मिला के, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। मतलब बहुत इतना ज्यादा बोले, पता चला कुछ प्लान में चेंज आ गया, फिर आप हंसोगे, बोलोगे क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।